दोस्तों, नया घर बनाते समय जब भी घर का ब्रिकवर्क और इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट काम होता है प्लास्टरिंग का। अब प्लास्टर शुरू करने से पहले और प्लास्टरिंग करते समय कुछ जरूरी बातें होती हैं जिनका आपको खास तौर पर ध्यान रखना होता है, पर नॉलेज न होने के कारण प्लास्टरिंग के समय बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका खामियाजा हमें जिंदगी भर उठाना पड़ता है। आपकी प्लास्टरिंग वॉल्स पर या पेंट पुट्टी की गई दीवारों पर कुछ महीनों में ही कुछ इस तरह के क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। आपका प्लास्टर झड़ने लगता है और कई बार तो आपकी छत का प्लास्टर भी कुछ ही महीनों में नीचे गिर जाता है। तो प्लास्टरिंग के समय आपको कुछ जरूरी काम करने होते हैं ताकि आपकी प्लास्टरिंग वॉल में किसी भी तरह के क्रैक्स ना आए और ये मजबूती के साथ एक लंबे समय तक चल सके। तो अगर आप भी अपना नया मकान बनवा रहे हैं और प्लास्टर का काम शुरू करवाने जा रहे हैं तो उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखें। मैं गारंटी देता हूं इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें प्लास्टरिंग का काम कैसे कराना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अगर आप प्लास्टरिंग का काम शुरू करवाने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका ब्रिकवर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको यही इंश्योर कर लेना है कि आपके ब्रिकवर्क का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका हो, यह आधा अधूरा न बचा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्लैब ढलाई के बाद जब स्लैब की शटरिंग खोली जाती है तो स्लैब कॉलम और बीम्स में शटरिंग की कीले, बाइंडिंग वायर्स और प्लाई के टुकड़े चिपके रह जाते हैं और खासकर सीलिंग में। तो सबसे पहले तो आपको इन सभी चीजों को हटवा लेना है। सेकंड, अगर दीवारों पर किसी भी तरह की कंक्रीट गिरी हो उसे साफ करवाना है। अक्सर स्लैब कास्टिंग और लिंटल बीम कास्टिंग के समय दीवारों पर कंक्रीट गिरकर सेट हो जाती है, आपको इसे पूरी तरह क्लीन करवाना है प्लास्टर से पहले। थर्ड, अगर आप पुरानी दीवारों पर प्लास्टर करवाने जा रहे हैं तो ऐसी दीवारों से उखड़े हुए पपड़ी बने हुए प्लास्टर पेंट को पहले ही हटा लेना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लास्टर शुरू करने से पहले दीवारों की कम से कम 7 दिन तक तराई करनी है, जो हम ज्यादातर अवॉइड कर देते हैं। आपकी दीवारें एकदम गीली होनी चाहिए, ये अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर चुकी हो और इनमें नमी हो, नहीं तो प्लास्टरिंग के समय आपकी दीवारें प्लास्टरिंग के मसाले का ही पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिससे बाद में क्रैक्स आएंगे। और ड्राई वॉल पर अगर आप प्लास्टर करते भी हैं तो इन पर बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बनेगी। तो प्लास्टर करने से पहले आपकी दीवारें अच्छे से भीगी होनी चाहिए और इन पर किसी भी तरह की धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरह से एकदम साफ होनी चाहिए। चौथा, दीवारों को बनाने के लिए अक्सर दीवारों में जगह जगह होल किए जाते हैं, इनमें पाड़ लगाने के लिए। तो आपको प्लास्टर शुरू करने से पहले ये सभी होल भी बंद करवा लेने हैं, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। पांचवा, प्लास्टरिंग से पहले आपको 2 काम करने हैं। पहला है सीमेंट स्लैरी। एक तो आपको पूरी दीवार पर सीमेंट स्लैरी का घोल मरवाना है, जिसे देसी भाषा में नीरू भी कहते हैं। यह घोल न तो ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही ज्यादा मोटा, बस ये अच्छे से दीवार पर चिपक जाए। इससे प्लास्टर दीवार पर अच्छी पकड़ बनाता है। और दूसरा, जहां जहां आपके कॉलम और बीम है वहां आपको सूखी सीमेंट मारनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंक्रीट सरफेस कभी भी पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो कंक्रीट के साथ मोटार की पकड़ को मजबूत करने के लिए आपको यह काम भी जरूर करना है। छठा, कंक्रीट और दीवार के जंक्शन पॉइंट पर, जैसे कि आपका दीवार और बीम का ज्वाइंट हो, कॉलम और वॉल का ज्वाइंट हो, या फिर इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग कंड्यूटिंग के लिए जो दीवार में झिरी काटी गई है, इन सभी जगहों पर आपको 8 इंच चौड़ी चिकन मैश, जिसे मुर्गा जाली भी बोला जाता है, ये फिक्स करवा लेनी है प्लास्टर करने से पहले, ताकि प्लास्टर को मजबूती मिले और बीम कॉलम ज्वाइंट्स पर क्रैक ना आए। ज्यादातर क्रैक्स ज्वाइंट पर इसी वजह से आते हैं, तो इस बात का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। सातवां, अब आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला तो आपको प्लास्टर का लेवल मार्क करना है ताकि प्लास्टर की थिकनेस को मेंटेन किया जा सके। आपको प्लास्टर की थिकनेस का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, वह कम से कम रखनी है। याद रखें, इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग की थिकनेस 12 mm तक रखी जाती है। सीलिंग और आरसीसी मेंबर की प्लास्टरिंग थिकनेस 6 से 7 mm तक होनी चाहिए। सीलिंग पर 6 mm से ज्यादा प्लास्टर थिकनेस न हो, नहीं तो यह कुछ समय बाद गिर जाएगा। और बाहरी दीवारों की थिकनेस 15 से 20 mm तक रखनी चाहिए। और अगर आपकी दीवारों में ज्यादा एंडुलेशन है और आपको थिकनेस ज्यादा करनी है तो यह 2 कोट में होनी चाहिए, नहीं तो यह प्लास्टरिंग वॉल में क्रैक्स का कारण बनती है। आठवां, अब आप जो भी सैंड प्लास्टरिंग के लिए यूज करने वाले हैं उसे पहले छानना है, उसके बाद ही यूज करना है, जो ज्यादातर लोग अवॉइड कर देते हैं कि हमारी सैंड देखने में अच्छी लग रही है तो बिना छाने ही सैंड को यूज कर लेते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सैंड में कुछ ना कुछ गंदगी तो जरूर होती है, तो पहले आप उसे छाने, उसके बाद ही यूज करें। नंबर 9, दूसरा, आपकी सैंड में 6% से ज्यादा सिल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपको सैंड में मिट्टी ज्यादा दिखाई देती है तो ऐसी सैंड प्लास्टरिंग के लिए यूज ना करें। और हां, बहुत से लोगों की सैंड को लेकर एक कॉमन कंफ्यूजन भी रहती है कि प्लास्टर के लिए कौन सी सैंड यूज करनी चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि प्लास्टरिंग के लिए हमेशा क्रश्ड सैंड यूज करनी है, रिवर सैंड नहीं। हां, एक अच्छी फिनिशिंग के लिए आप कुछ रिवर सैंड क्रश सैंड में मिक्स जरूर कर सकते हो। नंबर 10, अगर सीमेंट की बात करें तो आपको प्लास्टरिंग के लिए हमेशा पीपीसी
पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट ही यूज करना है, ओपीसी नहीं यूज करना, वो भी 43 ग्रेड की। 43 ग्रेड की पीपीसी सीमेंट प्लास्टरिंग के लिए सबसे सही रहती है। और दूसरी बात, आपकी सीमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 90 दिन से ज्यादा पुरानी सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिससे प्लास्टर में मजबूती नहीं आएगी और क्रैक्स भी आएंगे। नंबर 11 आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी कंक्रीट वाले मेंबर्स हैं, जैसे कॉलम, बीम और सीलिंग वगैरह, इन पर प्लास्टरिंग से पहले थोड़े ग्रूव बना लेने हैं छेनी या ग्राइंडर मशीन की मदद से, ताकि कंक्रीट सरफेस रफ हो सके। इन्हें टांचा या हाकिंग भी बोला जाता है। डायरेक्ट कंक्रीट सरफेस पर प्लास्टर नहीं करना है, क्योंकि प्लेन कंक्रीट सरफेस पर प्लास्टर कभी भी पकड़ नहीं बना पाता। और 1 स्क्वायर मीटर में आपके कम से कम 300 ग्रूव मार्क होने चाहिए। और हाँ, आपको एक्सटर्नल बाहरी दीवारों पर भी प्लास्टरिंग ग्रूव जरूर बनाने चाहिए। इससे फायदा यह होता है कि मान लो अगर आपकी बाहरी दीवार में कहीं भी क्रैक्स डेवलप होता है, तो वह क्रैक सिर्फ एक ग्रूव से दूसरे ग्रूव तक ही फैलेगा, पूरी दीवार पर यह क्रैक नहीं फैल पाएगा। तो अगर आप बाहरी दीवारों में प्लास्टरिंग ग्रूव्स बनाकर चलते हैं तो यह बेस्ट रहता है। और ये ग्रूव्स आपको तभी बनवा लेने हैं जब प्लास्टर गीला हो, यानी कि प्लास्टर करते हुए साथ साथ बनाते हुए चलने हैं। नहीं तो प्लास्टर सूखने के बाद ग्रूव्स बनाने में बहुत ही समस्या होती है। तो इस बात का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। नंबर 12, जहां भी आप वॉल टाइल्स लगवाने वाले हैं, खासकर टॉयलेट, बाथरूम, बेसिन एरिया और किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर के पार्टीशन में, तो यहां जो प्लास्टर करोगे इसे थोड़ा रफ यानी कि खुरदुरा रखकर चलना है, वायर ब्रश या झाड़ू वगैरह की मदद से, अगर टाइल्स लगानी हो। इससे वॉल टाइल्स को अच्छी ग्रिप मिल जाती है। और अगर टाइल्स नहीं लगानी है तो फिर आप इसे प्लेन रख सकते हैं। नंबर 13, कंसील्ड वायरिंग के केस में आपको सभी इलेक्ट्रिक टीवी, टेलीफोन और वाईफाई की कनेक्टिविटी भी चेक कर लेनी है, जैसे इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड का लेवल, फर्स्ट फ्लोर का लेवल और दीवार से बोर्ड के पॉइंट का डिस्टेंस। इसके साथ साथ आपको प्लम्बिंग लाइन भी चेक करनी है कि वो प्रॉपर हो। और इन सभी कंड्यूट पाइप पर आप एक एंड कैप भी लगा सकते हो, ताकि पाइप में किसी भी तरह का मोटार मसाला न जाए। कहने का मतलब यह है कि आपका इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए प्लास्टर शुरू करने से पहले। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखकर चलना है। नंबर 14, प्लास्टरिंग से पहले ही आपके सभी दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेम फिक्स हो जाने चाहिए, नहीं तो आपके फ्रेम्स और दीवारों के बीच गैप रह सकता है। वैसे आमतौर पर सभी चौखटें ब्रिकवर्क के साथ ही लग जाती है, तो इस बात का भी खास ध्यान रखें सही प्लम्ब और पोजीशन में आपके सभी डोर और विंडो के फ्रेम प्लास्टरिंग से पहले ही लग चुके हो। नंबर 15, इंटरनल दीवारों के प्लास्टर में आपको फ्लोरिंग के ऊपर 6 इंच तक की जगह खाली रखकर चलनी है। यहां आपको प्लास्टर नहीं करना है। फ्लोरिंग के ऊपर वर्टिकली 6 इंच तक स्कर्टिंग लगाई जाती है, तो वहां 6 इंच तक जगह छोड़ दे, नहीं तो बाद में प्लास्टर उखाड़ना पड़ेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखकर चले। नंबर 16, जो भी आप प्लास्टर के लिए मसाला तैयार करेंगे, सीमेंट, सैंड और पानी का, यह आपको मिट्टी वाली जमीन पर मिक्स नहीं करना है। या तो आप इसे एमएस की शीट पर मिक्स करें या फिर किसी साफ जगह पर, मिट्टी में मिक्स नहीं करना है। और दूसरी बात, प्लास्टर के लिए जो भी सीमेंट मोर्टार का मसाला तैयार किया जाएगा वह भी लिमिट में ही बनवाना चाहिए, ताकि उसे 1 घंटे के अंदर अंदर ही यूज किया जा सके। तो एक बार में ज्यादा मात्रा में मसाला नहीं बनाना है, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा समय के बने हुए मसाले में स्ट्रेंथ नहीं रहती। तो ऐसे मोर्टार मसाले को तुरंत ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको क्रैक्स और प्लास्टर उखड़ने जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी। तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और प्लास्टर के लिए मसाला लिमिट में ही बनाना है, जो 45 मिनट तक कंज्यूम हो जाना चाहिए। नंबर 17, आपका जो प्लास्टर के लिए सीमेंट मोर्टार का मसाला बनेगा वह सीलिंग यानी छत के लिए 1/4 का रहेगा और दीवारों के लिए 1/6 का, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट का और 4 और 6 पार्ट सैंड के, ना इससे कम और न ज्यादा। नंबर 18, अब प्लास्टर का काम पूरी तरह कंप्लीट हो जाने के 24 घंटे बाद ही आपको इसकी क्यूरिंग स्टार्ट करनी है, मींस तराई शुरू करनी है। और यह तराई आपकी कम से कम 14 दिन तक चलेगी। अगर आप तराई अच्छे से नहीं करते हैं तो हाई टेम्परेचर में प्लास्टर का पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और प्लास्टर में प्लास्टिक और ड्राई श्रिंकेज होने के कारण क्रैक्स आएंगे। बिना क्यूरिंग के प्लास्टर को मजबूती नहीं मिल पाती और इसकी लाइफ भी कम हो जाती है। तो प्लास्टरिंग के बाद 14 दिन तक क्यूरिंग जरूर करवानी है। इस बात का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। नंबर 19, प्लास्टर के दौरान आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्लास्टरिंग की थिकनेस हर जगह इवन होनी चाहिए और प्लास्टर की फिनिश भी आपको बीच बीच में चेक करते रहना है, प्लम्बोब, स्पिरिट लेवल और फंटी से। यह हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एकदम स्ट्रेट और स्मूथ होनी चाहिए। और नंबर 20, अगर आप सीमेंट बेस्ड प्लास्टर करवा रहे हैं तो 15 से 20 दिन बाद ही आपको इस पर पेंट या पुट्टी का काम शुरू करवाना चाहिए। और अगर जिप्सम प्लास्टर करवा रहे हैं तो फिर आप इस पर 7 से 10 दिन बाद ही पुट्टी और पेंट का काम शुरू करवा सकते हैं, क्योंकि जिप्सम सीमेंट से जल्दी सेट हो जाता है। तो इन 20 बातों का आपको प्लास्टर शुरू करने से पहले जरूर ध्यान रखना है, अगर आप प्लास्टरिंग के बाद फ्यूचर में कोई भी समस्या नहीं चाहते हो तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने ये जाना कि प्लास्टरिंग के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने घर में पेंट करवाते समय हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो भी इसके पीछे पीछे आ रही है, देखना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले,
ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो हाउस प्लास्टरिंग को लेकर तो आप हमें डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।